नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स पर मैं मनीष मिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो चैप्टर 2 फेडरलिज्म का पार्ट 4, जिसका टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ऐसा क्या है जो भारत को एक फेडरल कंट्री, एक फेडरल देश बनाता है, वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों को कहता हूं, जिन भी स्टूडेंट्स को मेरे नोट्स चाहिए सोशल स्टडीज के, एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यस सर हमें नोट्स चाहिए। फिर मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, घर बैठे आप आराम से पढ़िएगा। दोस्तों, एक छोटी सी शिकायत और करना चाहूंगा, आप बहुत प्यार दे रहे हैं, काफी व्यूज आ रहे हैं, लाइक भी आप काफी करते हैं, ठीक है, बट आप लोग कमेंट करके हमें ये नहीं बता रहे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको हमारा टीचिंग मेथड कैसा लग रहा है। तो प्लीज आप कमेंट करिए, उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें एप्रिशिएशन मिलता है कि नहीं यार, हम और एंथुसियास्टिक के साथ काम करते हैं, तो एनर्जी के साथ काम करते हैं। तो इसलिए प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि यस सर हमें आपके वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और ये चीजें हैं जिसमें आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और कर लीजिए, तो इट्स ओके। ओके, तो हम लोग आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने चैनल टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी जुड़े। ओके, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ऐसी क्या चीज है जो भारत को फेडरल कंट्री बनाती है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले भी बोल रखा, भारत में 3 टायर 3 लेवल्स की गवर्नमेंट काम करती है। यह हम क्लास 10 की चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग के फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं। 3 टायर 3 लेवल है, कौन कौन से? यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। कौन कौन से? यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, अब देखिए, आप मेरी बात सुनिएगा कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप लोगों को पता होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट हुआ, जिस दिन हम लोग क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे भी। जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट थी, पहली यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। ओके, लोकल गवर्नमेंट उसमें बाद में ऐड करी गई है। ओके, तो इन दोनों की क्या पावर्स है वो हम आज जानेंगे। लोकल गवर्नमेंट का जो जुरिसडिक्शन एरिया है, जुरिसडिक्शन का मतलब आप लोगों को पता होगा, पावर लिमिट। ओके, पावर लिमिट। तो जो लोकल गवर्नमेंट का जुरिसडिक्शन एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट है, सेपरेट पावर्स है। और इस वीडियो में हम लोकल गवर्नमेंट की चर्चा नहीं करेंगे। अभी जो चर्चा है सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। ओके, तो अब 1 बाय 1 देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्या है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है। कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट है। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स या वो सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को या यूनियन गवर्नमेंट को है। स्टेट गवर्नमेंट में वो सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स रखे गए जिन पे कानून दोनों बना सकते हैं, और इसकी डिटेल आखिरी में बताऊंगा। तो दोनों कानून दोनों बना सकते हैं। ओके, अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले यूनियन लिस्ट। यूनियन गवर्नमेंट कौन से पे लॉ बनाएगी? यूनियन लिस्ट पे। अब यूनियन लिस्ट में कौन से मैटर्स है सर? नेशनल इंपोर्टेंस वाले, जो नेशनल की इंपोर्टेंस के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो नेशनल की इंपोर्टेंस है। तो उसके लिए जो टॉपिक है वो किसको दिए गए? यूनियन गवर्नमेंट को दिए। एग्जांपल डिफेंस। क्यों दिया डिफेंस? क्योंकि डिफेंस इसलिए क्योंकि हम लोगों को क्या, ऐसा नहीं भाई हम अगर ये स्टेट को दे देते तो अगर भाई पाकिस्तान राजस्थान पर अटैक कर रहा है तो फिर वो सिर्फ पाकिस्तान राजस्थान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो गई, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। तो वो क्या है, इन्हीं को दिया है। करेंसी, अगर हर स्टेट की करेंसी अलग होती तो पहली बात तो फॉरेन में आपकी करेंसी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी बात, आप झारखंड की करेंसी अलग है, मध्य प्रदेश की करेंसी अलग है, आप दोनों स्टेट में कभी घूमने भी जाते हैं तो भी आपको करेंसी की काफी प्रॉब्लम आती। बैंकिंग, कम्युनिकेशन एटसेट्रा, ऐसे करके टोटल कितने सब्जेक्ट जोड़े गए इसमें? 100 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 100 सब्जेक्ट्स याद रखना। तो 100 सब्जेक्ट्स इसमें रखे गए, इंक्लूडिंग करेंसी, बैंकिंग एंड एटसेट्रा। तो 100 सब्जेक्ट्स इसमें है। ये 100 सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में ही क्यों रखे गए वो जानो। इट मेंटेन यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ठीक है। मैंने जैसे बताया, करेंसी पूरे देश में एक ही चलती है,
ठीक है, अलग अलग स्टेट की होगी तो अलग अलग होगी, प्रॉब्लम आएगा, तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द एंड पॉलिसी अलोन। इन इश्यूज पे सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली पॉलिसी भी बना सकती है, लॉ भी बना सकती है, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या था, यूनियन लिस्ट का था। यहां तक बात क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। किसकी तरफ, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। स्टेट लिस्ट देखिए, स्टेट गवर्नमेंट, इसमें कौन सी लिस्ट आएगी, स्टेट लिस्ट। अब इसमें कौन से इश्यू डाले गए, स्टेट एंड लोकल इंपोर्टेंस। ऐसे इशू डाले गए जो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए या एक लोकल लेवल पे, लोकल स्टेट के लिए क्या होता है कि इंपोर्टेंस के होते हैं, तो वो डाले गए। जैसे कि इसमें आप एग्जांपल देखिए, पुलिस है, हर स्टेट की पुलिस अलग होती है, राजस्थान की अलग है, झारखंड की अलग है, बिहार की अलग है। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एटसेट्रा, इन सब पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो कानून बना सकती है वो स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है। इन पे ऐसे करके अप्रोक्सीमेट 61 सब्जेक्ट्स क्या है, ऐड करे गए। कितने सब्जेक्ट्स, 61 सब्जेक्ट्स इसमें है। तो अब इसमें क्या होता है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। ठीक है, इनमें सिर्फ और सिर्फ लॉ कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही आपके लॉ बना सकती है। ओके, यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया। अब कंकरेंट लिस्ट देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। करंट लिस्ट वाला इशू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। कौन, करंट। ओके, अब इसमें है ना स्ट्रेस, देखो बोथ गवर्नमेंट, बोथ का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, बोथ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ on the subject under this list। देखिए, बोथ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, दोनों सरकारें कानून बना सकती है ऑन द सब्जेक्ट्स अंडर दिस लिस्ट। जो इस लिस्ट में सब्जेक्ट्स जोड़े गए हैं उन पे दोनों सरकारें कानून बना सकती है। बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट, बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन विल प्रिवेल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के किसी कानून में डिस्प्यूट हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून होगा वही प्रिवेल करेगा, वही देश में लागू होगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। और वो बात स्टेट गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी, वह कानून मानना ही पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एजुकेशन, फॉरेस्ट एटसेट्रा, ऐसे करके इसमें अप्रोक्सीमेट 52 सब्जेक्ट्स जोड़े गए। ओके, तो ये क्या था, कॉन्करेंट लिस्ट। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आपके आता होगा कि सर 100 उसमें है, 61 स्टेट लिस्ट में है, 52 इसमें, तो सारे इश्यूज क्या खत्म हो गए क्या, और कोई इशू नहीं है क्या? और अगर कोई ऐसा इशू है जो कि टाइम के साथ हमारे सामने आया तो उसको कौन हैंडल करेगा? तो ऐसे इश्यूज को हम लोग कहते हैं रेजिड्यूरी लिस्ट में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? रेजिड्यूरी लिस्ट। रेजिड्यूरी का मतलब ही होता है जो बचा कुचा है, जो बाकी है वही रेजिड्यूरी कहलाता है। तो जो क्या हम लोग क्या है, रेजिड्यूरी लिस्ट में डाल देंगे। ऐसे सब्जेक्ट्स जो तीनों लिस्टों में नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलप बनने के बाद आए हैं, या बिल्कुल नए हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर का आपकी बुक में भी उदाहरण दिया है, वही मैं दे देता हूं। तो ऐसे इश्यूज पे क्या होगा, उन पे कानून कौन बनाएगा? उन पे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून उस पर बनाएगी। ठीक है, तो हमारे पास तीनों लिस्ट वो इंपोर्टेंट थी। चौथी रेजिड्यूरी लिस्ट भी आपसे पूछ लिया जाए कि रेजिड्यूरी लिस्ट में कौन कानून बनाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। देखो, अब आप एक चीज समझने की कोशिश करना। देखो, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारा देश क्या फॉलो कर रहा है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन फॉलो कर रहा है।
क्या फॉलो कर रहा है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन फॉलो कर रहा है। इस होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के दो एस्पेक्ट आपको देखने। हमने उसमें देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होता है? ज्यादा पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या कम पावर होती है। अब मैं आपको प्रूफ करता हूं कैसे। देखो, मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि बताऊंगा मैं आपको। यूनियन लिस्ट कौन कानून बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कानून बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट कौन कानून बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। कंकरेंट लिस्ट देखो, अब कंकरेंट लिस्ट में क्या है? कानून तो दोनों बना सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट में क्या है? कानून तो दोनों बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। बट अगर फाइनल डिसीजन किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो फिर पावरफुल कौन होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेजिड्यूरी लिस्ट, इसमें कानून कौन बना सकता है? फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट। पूछने की जरूरत नहीं है स्टेट गवर्नमेंट से। तो 3 आउट ऑफ 4, 4 में से 3 चीजों पे कानून कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पावरफुल कौन हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए क्या होता है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है? कौन पावरफुल है? कौन पावरफुल है? सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को समझने के लिए आपको मेरा लास्ट का वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, अब हम इस पे आते हैं दूसरी चीज। एक तरफ मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में पढ़ाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। और दूसरी बात हमने ये भी करी थी कि सम स्टेट्स हैज स्पेशल प्रोविजन। कुछ स्टेट्स की क्या है? स्पेशल, कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन मिले। इसका जो हमेशा एग्जांपल दिया जाता था वो दिया जाता था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पास बहुत से स्पेशल प्रोविजंस थे बच्चों, थे, अब नहीं है। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को इंडियन पार्लियामेंट ने जो स्पेशल प्रोविजंस किसको थे? जम्मू कश्मीर को, तो वो सारे खत्म कर दिए हैं और बिल्कुल दूसरे स्टेट्स के बराबर में लाके खड़ा कर दिया। अब उनको कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया जाता। और जो वो लॉ था प्रोविजन खत्म करने वाला, वो 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ, इंप्लीमेंट हुआ। तो अब जम्मू कश्मीर का इश्यू हमें पढ़ना भी नहीं और न ज्यादा करना, बस ये जानना है कि इसके स्पेशल प्रोविजंस खत्म हो गए। बट फिर भी इंडिया में काफी ऐसे स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। फंड के मैटर में उनको थोड़ा फंड ज्यादा दिया जाता है। और जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनको ऐसे प्रोविजंस दिए गए कि उनको फंड ज्यादा दिया जाएगा और कुछ फैसिलिटीज एक्स्ट्रा दी जाएगी। बट ऐसे स्पेशल प्रोविजन नहीं जैसे कि जम्मू कश्मीर में था कि कोई जमीन नहीं खरीद सकता, कोई वहां रह नहीं सकता। तो वो चीजें नहीं थी सिर्फ फंड के मामले में या कुछ छोटे मोटे इशू में। फिर भी कुछ स्पेशल प्रोविजन दूसरे स्टेट्स को है जो कि दूसरे अलग स्टेट्स को नहीं है। तो स्पेशल प्रोविजन। दूसरा, यूनियन टेरिटरीज का आपने नाम सुना होगा। यूनियन टेरिटरीज का नाम सुना होगा। यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब यूनियन गवर्नमेंट, टेरिटरी उसकी टेरिटरी, यूनियन गवर्नमेंट की टेरिटरी, जहां पर डायरेक्टली क्या हो? सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट रूल करे। अब आज देश में 8 यूनियन टेरिटरीज है, 7 से 8 हो चुकी है। वो ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं, बस 8 याद रखिएगा। अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा है और स्टेट हमारे 28 हो चुके हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर को 2 यूटी बना दिया है, यूनियन टेरिटरी बना दी है। तो 8 यूनियन टेरिटरीज अब हमारे देश में है। तो इन 8 यूनियन टेरिटरीज में से क्या होता है? दो जगह पे तो क्या है? सीएम है। एक तो पुडुचेरी पे और एक दिल्ली में, 2 जगह सीएम है। बट उन सीएम को भी क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा काम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के करना पड़ता है। तो क्या हुआ? कहीं तो किसी स्टेट के पास तो बहुत ज्यादा पावर है और यूनियन टेरिटरी के पास तो बिल्कुल ही पावर नहीं है। तो ऐसा क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का ये है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होता है और कुछ स्टेट्स को ज्यादा पावर और कुछ को कम पावर होती है। अब लास्ट इसका जो पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग और फिर इस वीडियो को, इस लेक्चर को मैं खत्म करता हूँ। कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, और अच्छा लगे तो भी आप हमसे जरूर शेयर करें। देखिए, अब जो पावर शेयरिंग वाला जो फीचर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया में, जो है पावर शेयरिंग है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बिकॉज इट इज अ बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। पावर शेयरिंग वाला जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरलिज्म जो है वो क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर फिर भी आपको इसको बदलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? देखिएगा, 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेस,
दोनों हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी, दोनों हाउस कौन कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों पे मैंने मेरी पॉलिटी फॉर ऑल की क्लास है, मास्टर क्लास पॉलिटी के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उस पर वीडियो भी बना रखा है कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, पूरा वीडियो बना रखा है, वो देखिएगा। इनकी 2/3 मेजोरिटी के मिलने के बाद, लोकसभा से भी 2/3, राज्यसभा से भी 2/3 मिलने के बाद एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट मेजोरिटी। देखो अब आपके पास कितने स्टेट है, 28 का 50% कितना होगा, 14। कम से कम 14 स्टेट्स की भी मेजोरिटी आपको मिलनी चाहिए, तब जाके आप किसी बेसिक स्ट्रक्चर को बदल पाओगे। पहले इनसे 2/3 कराओ और फिर कम से कम 14 स्टेट से भी आप पास कराओ कि साहब हम इस स्ट्रक्चर को बदलना चाहते हैं, तो इतना डिफिकल्ट ये होता है। आज हमारा वीडियो इसी के साथ खत्म होता है। आप ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।